हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी, तो आज इस फ्यूचर डॉक्टर चैनल पे हमारे बीच में है नलिन खंडेलवाल, जिनके बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा है, पढ़ रखा है, ढेर सारी वीडियोस भी देखी होंगी, ढेर सारे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, क्योंकि नलिन जी आज तो आप सेलिब्रिटी हैं भाई। एक समय था कि नलिन आप जैसे ही 11th क्लास में आया था, 10th क्लास से 11th क्लास में आया, और 10th और 11th के सिलेबस में बच्चों तुम्हें पता है बहुत अंतर होता है। आप 11th में हैं या आप 12th में हैं, तो मैंने नलिन से यही कहा कि नलिन कुछ ऐसा बताओ इन बच्चों को जो 10th से भी 11th में आए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैसे ये 11th से लेकर के और 12th तक अपने आप को मेंटेन करें। क्योंकि शुरुआती समय में एक्साइटमेंट होता है बच्चों के अंदर, पहला चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे लूज़ करना शुरू कर देते हैं। 11th के साथ हाफ 11th तक आते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि स्कूल के साथ ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सारी बिंदुओं पे हम लोग बात कर रहे थे, तो नलिन की इच्छा हुई कि नहीं सर, हम ज़रा बात करते हैं बच्चों से, क्योंकि जाहिर सी बात है आज हमारे हिंदुस्तान को बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, और आप जैसे लोग ही वहाँ पर पहुँच करके हिंदुस्तान की सेवा के लिए तैयार होंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नलिन जी को आप सुनना चाहते हैं। तो यस नलिन जी, प्लीज़। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो सर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि 10th से 11th का जो ट्रांजिशन है वहाँ की बात करता हूँ। तो 10th तक यूजुअली क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छा 10 CGPA 9.8 CGPA ये होता है, या फिर स्कूल में 90% 92% ये सब चल रहा होता है। बट ये स्कूल के जो मार्क्स हैं, मैं मानता हूँ ये बहुत मैटर नहीं करते, ना कि 10th के ना 12th के, बहुत मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक आपको एक फिक्स चीज़ सिलेबस पे या फिर फिक्स पैटर्न पे टेस्ट करते हैं। जबकि आप 11th और 12th पे आओगे तो आपका थोड़ा सा सिलेबस बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि पिन पॉइंट व्हाट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ये क्वेश्चन आएगा। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रटना है तो वो तो कोई भी बच्चा रट लेगा, एप्लीकेशन समझनी है वो डिफ़िकल्ट है। तो जैसे कि हम जब इनिशियली आते हैं, तो जैसे मैं जब आया था तो मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, 10th से 11th में आया था। तो अगर मैं जब लोगों से मिला तो सब बच्चे 30% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप, तो मैं एक बार के थोड़ा सा ऐसे डर सा गया था कि यार यहाँ तो बच्चे बहुत होशियार हैं। बट ग्रेजुअली अब आप मुझे सुन रहे हैं, फॉर रीज़न ही सुन रहे हैं, तो चेंज आता है ग्रेजुअली। तो इनिशियली क्या होएगा, जब आप ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट टेस्ट देंगे आप, मुश्किल से एक चैप्टर आएगा, एक चैप्टर भी पूरा नहीं आता है फर्स्ट टेस्ट के अंदर। ज़्यादातर बच्चे 690 700 ऐसे स्कोर करते हैं, 650, मेरा तो खुद का स्कोर 641 ही था, जबकि फिर भी मतलब फर्स्ट टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। पर धीरे धीरे जैसे सिलेबस बढ़ता है, पुराना भूलते जाते हैं और नंबर कम होते जाते हैं। इनिशियली क्या होगा, जैसे आप सुनते आते होंगे कि 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए। इनिशियली आप जब ज्वाइन करते हैं तो इतना नहीं होता है पढ़ने का, तो आपको लगता होगा यार इतना कैसे पढ़ेंगे, और आप सुनते हैं कि NCERT 50 बार पढ़नी चाहिए, 100 बार पढ़नी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि कितनी बार, 50 बार कैसे पढ़ेंगे NCERT, और इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि काउंट ही नहीं रहेगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स NCERT पढ़ चुके होंगे आप। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में आपको ट्रबल करती है, बट ये सब प्रॉब्लम्स अपने आप सबसाइड हो जाएंगी। जो ध्यान रखने की बात वो ये है कि स्टार्टिंग में ऐसे नहीं करना है कि इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है अपने आप को कि आप बाद के लिए रेस में रहो ही नहीं कहीं पे भी। तो ठीक है, कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, मान के चलो कि 2 ईयर्स आपको रेगुलर स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बहुत अच्छा पढ़ लेंगे और फिर आप वापस बंद कर देंगे पढ़ाई, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कांस्टेंट स्टडीज़ रेगुलर ज़रूरी रहेगी आपके लिए। इनिशियली जैसे मैं एक बार सब्जेक्ट वाइज ओरिएंट कर देता हूँ आपको, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जो बच्चा नया नया अभी 11th में आ रहा है, एकदम फ्रेश, सबसे पहले आप अपने आप को ये बताओ कि अभी कोई भी डिफरेंस नहीं है आपके अंदर और दूसरे बच्चे के अंदर जो कोई और स्कूल से आया है या फिर कोई बहुत अच्छा पढ़ के आया है। अभी आप लोग सेम पेज पे हो सब लोग। हाँ, किसी की एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि कोई एक बार सुन के बाद ज़्यादा अच्छी कंज्यूम कर लेते हैं, आपको 5 बार पढ़नी पड़ती है। ये आपकी मतलब ये आपको ही टैकल करनी पड़ेगी। जैसे मुझे लगता था कि यार मेरे को बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता मैं अपने आप को कि यार वो तो देखो एक बार पढ़ता है और उसकी तो इतने अच्छे आते हैं नंबर, और मैं इतनी बार पढ़ता हूँ फिर भी नहीं आते। तो 2 रीज़न है। एक तो आप कि हो सकता है कि आप कुछ गलत तरीके से पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे कवर करना है अपना टॉपिक्स को, या फिर हो सकता है कि वही आपको ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता हो। क्योंकि रीज़न क्या हो सकता है, एक हो गया एप्टीट्यूड, एक हो सकती है पढ़ने की स्टाइल। हम बार बार बुक से रीड करते जाते हैं, हमको लगता है हमको सब कुछ आ रहा है, और जब कोई क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो लगता है ये कहाँ पे था, फिर अपन बोलते हैं मॉड्यूल से था, NCERT में तो था नहीं, जबकि वो लाइन कहाँ से होती है, NCERT में होती है। तो हम एक्टिव रिकॉल कभी यूज़ नहीं करते हैं पढ़ाई के अंदर। तो जब आप पढ़ाई करोगे तो ध्यान रखना है, जब भी टेस्ट दे के आओगे
तो वो नहीं लाइन्स में से क्वेश्चन आएंगे, तो जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे ना इनिशियली फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में, ट्राई करो उनके आंसर अपने नोट्स या फिर एनसीईआरटी में से फाइंड करने की खुद से, ना कि पहले सर के पास जाके पूछने की। उससे क्या होगा, ये आपको एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि देखो जो क्वेश्चन आपने गलत करे हैं वो थे तो आपके नोट्स में, थे आपके एनसीईआरटी में, फिर भी आपने गलत करे। इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक्यूना रह चुका है, तो उसको कवर करना है अपन को। तो ये एक स्ट्रैटेजी एनालिसिस के अंदर हमेशा अपनाना स्टार्टिंग से लेके, कि नंबर कट रहे हैं तो जहाँ गलत हो रही है उसको पहले खुद सॉल्व करो, अभी भी नहीं हो रहा है तो नोट्स और एनसीईआरटी रेफर करो और वहाँ से अपने डाउट सॉल्व करो। उसके अलावा जैसे कि बायो की बात करता हूँ, स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी को साथ में लेके चलो। क्या होता है, मैं बच्चों से बात करता हूँ, इतना ज़्यादा यार एनवायरनमेंट में है कि एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों नहीं पढ़ते एनसीईआरटी। मैं बोलता हूँ कि वो कोई बच्चे डाउट लेके आते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी नहीं हो रही है, मैं बोलता हूँ अच्छा आपने एनसीईआरटी पढ़ी एक दो बार, नहीं मैंने एनसीईआरटी तो बहुत बोरिंग है, पढ़ी नहीं। तो ये कोई आंसर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन ये आंसर लेके आ रहे हो आप एक्सक्यूज नहीं दे रहे, मतलब आप ये क्वेश्चन पुट करने के लिए सही नहीं हो। मतलब उस जगह पे आपको पहले अपनी तरफ से सारे रिसोर्सेज कवर करने चाहिए हमेशा। तो जैसे कि स्टार्टिंग से लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे, फर्स्ट डे क्लास हुई, सेम डे आके जितना क्लास में पढ़ा है वो एनसीईआरटी से पढ़ा और फिर नोट्स में पढ़ा। अगले दिन क्लास हुई उसी चैप्टर की सेकंड टॉपिक की, नोट्स से पढ़ा एनसीईआरटी से पढ़ा। थर्ड डे मान लीजिए क्लास चैप्टर ओवर हो गया, अब आपने 3 बार साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ ली है और नोट्स पढ़ लिए। अब आपको पता है कि नोट्स में क्या है और एनसीईआरटी में क्या है। जो लाइन आपको लगता है कि नोट्स में बताई तो है बट उस तरीके से नहीं बताई जिस तरीके से एनसीईआरटी में है, मैं गलत कर सकता हूँ, उसको आप कॉपी के एंड में नोट कर दीजिए, कॉपी के एंड में मार्जिन के ऊपर जहाँ पे आपको सूट करता हो। पर ये ज़रूर करें साथ साथ में नोट्स के अंदर एनसीईआरटी ऐड करें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होगा 2 साल की प्रिपरेशन के अंदर जो आप टेस्ट से पहले पढ़ेंगे ना वो यूजुअली नोट्स होंगे ना कि एनसीईआरटी। तो क्योंकि आपको पता है कि पेपर में थोड़े से और भारी क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप नोट्स पढ़ते होंगे तो आपके नोट्स होते जाएंगे और आपकी एनसीईआरटी छूट जाएगी, तो आपको फाइनल पेपर में नंबर ही नहीं आएंगे। इसलिए नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस ऐड करते जाओ साथ साथ। कब करनी है, जो आपने नोट्स भी 2-3 बार पढ़ लिए और एनसीईआरटी भी 2-3 बार पढ़ लिए, अब आपको क्लियर है कि क्या डिफरेंस है। फिर बायो में ऐसे स्टार्ट करना है, नोट्स पढ़े एनसीईआरटी पढ़ी, चैप्टर जब ओवर हो गया मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है, बिगिनर बॉक्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है, वो सब सॉल्व करनी है। प्रायोरिटी पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है, वो एक्सरसाइज 1 या फिर मतलब बेसिक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर वाली एक्सरसाइज जो होती है वो पहले करनी होती है आपको। फिर आप धीरे धीरे साथ साथ में एक्सरसाइज जो ईयर लॉन्ग रिविजन की एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपकी थिंकिंग को एक्सपैंड करने के लिए होते हैं कि आप ज़्यादा सोच पाएँ, तो उनको ऐसे मत सोचिए कि ये क्वेश्चन काम के नहीं है। या फिर मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ कि मैं पूछता हूँ आपने एक मॉड्यूल कर ली, हाँ एक्सरसाइज 1 कर ली थी, तो आपका ये कंप्लीट नहीं है फिर एनसीईआरटी मॉड्यूल। आपको पहले मॉड्यूल की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर ही आपको दूसरे सोर्स पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे कंपाइल्ड है, जेईई मेन के क्वेश्चन कंपाइल्ड है, बायो के अंदर और एग्जाम के क्वेश्चन कंपाइल्ड है, जो भी सब जगह एक जगह मिल रहा है आपको, तो वो आपको सबसे पहले करना है बायो के अंदर। मॉड्यूल की थ्योरी आप चाहें स्टार्टिंग में आपके पास वर्कलोड कम रहता है, मैं सजेस्ट करूँगा रीड कर लें, अच्छा ही रहेगा, एनसीईआरटी की लाइन भी रिवाइज हो जाएंगी। और जो बिगिनर बॉक्स दे रखे होते हैं वो जरूर सॉल्व करें हमेशा। तो बायो में स्ट्रैटेजी ऐसे रखें, बेसिक स्टार्टिंग में। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या रखना है, फिजिक्स में आप बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं, उस टाइम एनसीईआरटी में आपको इतना कुछ मिलता नहीं है, बट क्या है कुछ टॉपिक्स हैं, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, ये टॉपिक्स क्लास में कम पढ़ाए जाएंगे पर एनसीईआरटी में होंगे। और लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चे गलत करके आए थे, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में भी है और फिजिक्स की एनसीईआरटी में भी है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं कहीं मेंशन कर रखे हैं, राउंड फिगर कैसे निकालते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, ये सब एनसीईआरटी मेंशनड है पर कॉपी में आपको नहीं मिलेंगे बहुत बार, तो ये आपको करने कवर उस टाइम पे। फिजिक्स के अंदर स्टार्ट होने के बाद 1D तक मैं सजेस्ट करूँगा नोट्स पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत सारे फिजिक्स के अंदर जितने मॉड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करें। 60 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन डाउट है या 20 क्वेश्चन डाउट है तो घबराएं नहीं, सबके साथ होता है पहली बार में, ये डाउट्स को क्लियर करो सबसे पहले जाके। 11th में क्या होता है कि हम डाउट काउंटर पे जाते हैं पूछने के लिए, हमें टीचर बताता है, हमको लगता है यार एक बार और पूछेंगे ना तो पता नहीं क्या बोल देंगे, आपको ज़बरदस्ती मुंह हिला के नहीं आना है वहाँ पे, आपको नहीं समझ में आ रहा बोलो सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, समझाओ। तो मतलब डाउट आपको, और जैसे जो डाउट पूछ के आ रहे हैं उसको नोट करो। हो सकता है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट है वो आपका एक स्टेप में हो और सर कोई और स्टेप समझा रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का उस स्टेप में हो, तो आपको वो स्टेप नोट करना चाहिए जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। देखो कि सर अप्रोच कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, कि आंसर तो मिल जाएगा आपको गाइड में भी, पर सर ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कैसे किया, या फिर सर ने बायो में अगर आंसर दिया तो सर ने क्या सोचा सबसे पहले कि ये किसके अंदर होता है, ये कैरेक्टर किस चीज़ का है, तो सर ने क्या दिमाग लगाया, ये सब चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश करो डाउट काउंटर में। एक और चीज़, डाउट्स पूछने की आदत आप अपने पीयर ग्रुप में भी रखो। जैसे कि मान लीजिए आपके नंबर आ रहे हैं 560, आपके बैच में एक के नंबर आ रहे हैं 600,
तो उसमें घबराना नहीं है कि या फिर ऐसे नहीं सोचना कि इसको तो इतना कुछ नहीं आता है, या फिर ये क्या पूछूं इससे, या फिर इसको तो बहुत ज़्यादा आता है। उसको अगर आपसे एक क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है आपके लिए वो हेल्पफुल है। आपको 2 साल में, इन 2 साल में ये करना है कि आपके लिए जहाँ से भी हेल्प बन पाए बिना किसी का नुकसान करे आपको उठानी है वो। आपकी क्लास में अगर आपको एक क्वेश्चन डाउट है और आपकी साइड में बच्चा बैठा है उसको आता है, बिना शर्माए पूछो। आपका अभी आप डाउट क्लियर करो, ये नहीं कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, आप बाद में क्या लगेगा, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको क्या सोचना है। फिर आपको जो डाउट पूछना है ज़्यादा, बल्कि फ्रेंड्स में आप ज़्यादा इजीली पूछ पाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको भी उसी स्टेप में प्रॉब्लम आई होती है। तो ये सब चीज़ें करते हैं स्टार्टिंग से ही। ऐसे ग्रुप में ज़्यादा बात करें जहाँ पे मतलब जब पढ़ाई की बात हो कि आप पढ़ाई की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ऐसे ग्रुप का मेंबर बनने की कोशिश करो। ठीक है, मस्ती वाला पार्ट चलेगा, कोचिंग में दोस्त बनेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं, पर ऐसे ग्रुप के पार्ट में से डरो मत जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। उनके पास जाओ, डाउट पूछो और अपना काम खत्म करो। नहीं बात करनी मत करो, पर डाउट सॉल्व करो अपना। स्टार्टिंग में ये गलती नहीं करनी। एक डाउट कॉपी की कंसेप्ट भी बता देता हूँ। जैसे मैंने डाउट पूछे थे बहुत बार, और मैं 12th में जब गया तो मेरे को डाउट वापस आ गए सेम, मेरे पास कहीं रिटर्न में थे ही नहीं। तो डाउट कॉपी हो सके तो बना ही लीजिए। मैं तो बोलूँगा रफ नहीं, फेयर बना लीजिए। फेयर मतलब एक होनी चाहिए हमेशा डाउट रजिस्टर कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 13 में डाउट था तो लिखा हुआ है, कभी रेफर करना पड़े तो सर के तरीके से आपको मिल जाए, आपको वापस भटकना ना पड़े उसके लिए, डाउट के लिए। तो डाउट कॉपी बनाओ, मैं तो सजेस्ट करूँगा बनाओ। और सर कोई छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करते हैं जो हेल्प करती है तो कॉपी में लिखते जाओ साथ साथ में। कुछ बात लिखवाएंगे, कुछ बात बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि सर की बोली ये बात आपके लिए हेल्पफुल है याद करने में तो नोट कर लो। कोई निमोनिक सर ने बताया, मान लो सर ने बस ऐसे ही बता दिया पर आपको काम का लग रहा है, नोट कर लो। ये सब चीज़ें आपको अपने लिए ईजी बनाने के लिए करनी पड़ेंगी। उसके अलावा केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आप, स्टार्टिंग में फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी आपकी। सेम अप्रोच रखनी है जैसे फिजिक्स में रख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बार बार आपको अपनी नोट्स पढ़ने हैं। ये स्ट्रैटेजी सेम है। जैसे जैसे आपका थोड़ा सिलेबस बढ़ेगा, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनएलएम की बात की फिजिक्स, यहाँ पे आपको बहुत फोकस करना है एनसीईआरटी पर भी। स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो ऐसे ही जैसे बायो की एनसीईआरटी है। जैसे बायो में एनसीईआरटी मेन होता है, वैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी मेन होता है। फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी पहले मॉड्यूल करो, नोट्स करो, फिर टाइम बचता है तो एनसीईआरटी करो। ये मेरा सजेशन रहेगा, वरना क्या होगा आप परेशान हो जाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर। पहले मॉड्यूल और नोट्स करो फिर एनसीईआरटी करो। एक और डाउट होता है, स्टार्टिंग में बच्चे क्या होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं। हमने तो एक्सरसाइज कर ली, एक बार कर ली, 2 बार कर ली, नहीं बुक चाहिए। तो क्या होता है, बुक करने में कोई बुराई नहीं है, पर इनिशियली आप बुक ले आएंगे और आपको थोड़े दिन बाद रियलाइज होगा अरे मेरे को जो आते थे वो तो मेरे को आते थे, जो मेरे गलत हुए मैंने कभी रिवाइज ही नहीं करे, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो एक बुक को स्टिक कर लीजिए। स्टार्टिंग में तो मैं सजेस्ट करूँगा 11th की स्टार्टिंग में आप ज़्यादा बुक ना करें तो बेहतर है। स्टार्टिंग 6-7 महीने आप मॉड्यूल पर ज़्यादा फोकस करें, 2-3 बार मॉड्यूल सॉल्व। मैं बताऊँ खुद का तो मैं ऐसे क्या बोलते हैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद के बारे में कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पर मैंने कम से कम 8-10 बार हर चैप्टर की मॉड्यूल सॉल्व करी है हर सब्जेक्ट के, और मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं बता सकता हूँ इस बात का। क्योंकि जो वीक क्वेश्चन है वो मेरे वहाँ से क्लियर हो गए ना, जो आपको नहीं आता वही तो आपको करेक्ट करना है। तो 8-10 बार नहीं तो 3-4 बार तो मॉड्यूल सॉल्व करनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको। एक ऐसा नहीं कि एक के बाद एक बार कर ली, फिर 1 हफ्ते बाद कर ली, 1 महीने बाद कर ली, 2 महीने बाद कर ली, आपकी मर्जी, पर मॉड्यूल पहले सॉल्व करनी है। इतनी बार मॉड्यूल सॉल्व होगी तब आप कोई बुक की तरफ रुक कर सकते हो। बुक की तरफ अगर बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैं मानता हूँ कि आपको इनिशियली 11th में जरूरत पड़ेगी नहीं ज़्यादा बुक की, आपका कंसेप्ट मॉड्यूल से और सर को पूछने से क्लियर हो जाएगा। बायो में अगर आप चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 6-7 महीने या फिर आपका स्कोर 6 बायो में 330 प्लस रहने लग जाए तब आप बुक की तरफ रुक करें। 330 से कम स्कोर चल रहा है इसका मतलब आपको एनसीईआरटी नहीं आती है, आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, मतलब आपको मॉड्यूल के बेसिक क्वेश्चन नहीं आते। जिन बच्चों का अच्छा चल रहा है 330 के प्लस रेगुलर स्कोर आ रहा है, ऐसे नहीं एक टेस्ट में, रेगुलर 4-5 टेस्ट में आ रहा है, वो जो भी आपके टीचर बुक बताते हैं आप कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि आप बोर नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि हमको आंसर याद हो जाते हैं मॉड्यूल में कि इसका ऑप्शन 3 था, इसका 2 था, ये याद हो जाती है। तो इसके लिए बुक कर सकते हैं बाद में, स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। एक और मैं बात बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग से आदत डाल के रखें कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉड्यूल के तो एक टाइमर सेट करके रखें या स्टॉप वॉच सेट करके रखें। तो क्या होगा, प्रेशर बनाने के लिए भी नहीं पर एक आइडिया लेने के लिए मैं कितनी क्वेश्चन कितनी देर में करता हूँ। और साथ में कभी भी ऐसे मत करना कि फर्स्ट क्वेश्चन किया उसका आंसर 3rd चेक कर लिया, फिर सेकंड किया, फिर जो आप सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में लिखते जाइए, 1 का B 2 का C, ऐसे आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, अब आप एक साथ चेक कर रहे हैं, आपको पता चलेगा आपका एरर ऑफ जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बढ़ गया है, मतलब एरर आपका एरर रेट बढ़ गई है आपकी, क्योंकि आप
क्या करते हैं कि खुद चेक करते हैं तो खुद को करेक्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरा डी सोचा था, दिखा नहीं, मेरे को फोर्थ ऑप्शन दिखा नहीं, हाँ मेरे को यही लग रहा था। ऐसे आप खुद को बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो ये आदत स्टार्टिंग से डाल के रखें। जिन बच्चों को स्पीड की प्रॉब्लम आती है कि हमारा पेपर छूट रहा है, अभी से 11th की स्टार्टिंग में से पेपर छूट रहा है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक तो ये हो गया कि साथ साथ में आंसर करें, और एक टाइमर लगा के रखें। जैसे फिजिक्स में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने तो टाइमर चलने दीजिए, प्रेशर बनने दीजिए थोड़ा थोड़ा। मॉडल को सॉल्व करें तो प्रेशर बनने दीजिए साथ साथ में। उससे क्या होगा, वो आदत बन जाएगी उस चीज़ की। ये स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रेटेजी लेके चलो। टेस्ट दो, मॉक टेस्ट मत स्किप करो। आपको डराने धमकाने के लिए नहीं है वो टेस्ट, या फिर आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपके एनालिसिस के लिए है। सब ये बात बोलते हैं। कैसे करना है एक बार एग्जांपल दे देता हूँ मैं जल्दी से। बायो में 300 नंबर आए, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत हो गए हैं। अब हम बोलते हैं हमारे सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक होगी 20 नंबर कट जाएंगे, 15 नंबर, 30 नंबर, ज़्यादा ज़्यादा 25-30 नंबर कट जाएंगे। आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप खुद को बोल रहे हैं कि मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, मेरे सिली मिस्टेक के कारण नंबर करते हैं। सिली मिस्टेक नहीं है वो, आपका लैक ऑफ कंसेप्ट है या फिर लैक ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है। तो इतना जब बड़ा गैप है, फिजिक्स में 100 नंबर आ रहे हैं तो 100 से 140 आ रहे हैं, इसका मतलब अभी सिली मिस्टेक नहीं है, अभी आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक है, थियोरेटिकल मिस्टेक है। आपको नोट्स वापस पढ़ने चाहिए, डाउट्स वापस क्लियर करने चाहिए। हाँ, अगर आपका 2-3 नंबर क्वेश्चन गलत होते हैं, वहाँ पे सिली मिस्टेक हम डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ऑप्शन ढंग से पढ़ना, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन खुद को बेवकूफ़ मत बनाते हुए चलें, पेपर देते हुए चलो, एनालाइज करो क्वेश्चन कहाँ से आया था, उससे खुद को रीएंफोर्समेंट मिलेगा कि हाँ ये यहीं था, मुझे पढ़ना चाहिए था वापस। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में लेके चलनी चाहिए 11th के अंदर। 12th में आने के बाद क्या होता है, हम 11th पूरी भूलने लगते हैं। और नॉर्मल सी बात है, भूलने लगेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलेंगे। अच्छी बात क्या है कि कोचिंग के अंदर 12th के आपके कुछ टॉपिक्स वापस दिए जाते हैं 11th के, कि टेस्ट हो रहा है, टेस्ट मान लीजिए फर्स्ट टेस्ट हुआ तो कुछ टॉपिक्स वापस 11th के रिवाइज करने के लिए दिए जाते हैं। अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो आप खुद से अपने लिए प्लान बनाएं। कैसे? जैसे मैं था, मेरी 11th बहुत वीक थी, मैंने 12th में ही 11th वापस कवर करी है अच्छे से। तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए एवरी 3 वीक आपका टेस्ट होता है, तो जैसे सर सजेस्ट करते थे हमको कि आप ऐसा करो, फर्स्ट और सेकंड वीक है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी 11th रिवाइज करते रहो, थर्ड वीक आप एकदम गोल ओरिएंटेड हो जाओ अपने टेस्ट के सिलेबस के लिए, पर फर्स्ट और सेकंड वीक में आप थोड़ी थोड़ी 11th करते रहो। कैसे कर सकते हो, आपने अपनी डे जो आज पढ़ा है वो पढ़ा, उसके थ्योरी पढ़ी, उसके बाद शाम को आधा घंटा बैठ के लिविंग वर्ल्ड की एनसीईआरटी पढ़ ली। आधा घंटा लगेगा, आपने पहले पढ़ी भी है, आधे घंटे में एनसीईआरटी हो गई, एक चैप्टर की एनसीईआरटी हो गई। अब नेक्स्ट डे उठ के या फिर नेक्स्ट डे शाम को उसके एमसीक्यू कर लिए। तो ऐसे भी नहीं हुआ कि थ्योरी पढ़ते ही आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो क्या होता है, यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि हमारे नंबर मतलब मैं पढ़ता तो बहुत हूँ पर मेरे अंदर बड़े सिलेबस में नंबर नहीं आते, या फिर कि स्टार्टिंग में तो नंबर आ रहे थे मेरे 690 आ रहे थे, मेरे 650 ऐसे आ रहे थे, 650 आ रहे थे, और अब मेरे नंबर नहीं आ रहे बाद में। तो क्या होता है कि जब कम सिलेबस होता है तो आप एक दिन पहले ही पढ़ के जाते हैं, आपको सब कुछ तो याद होता है, और आप एग्जाम में सारा का सारा वॉमिट करके आ जाते हैं, तो नंबर आ जाते हैं आपके। या फिर आप घर पे जब सॉल्व करते हैं, थ्योरी पढ़ी तुरंत मॉड्यूल सॉल्व कर ली, मेरे मॉड्यूल में तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मेरे को तो कोई दूसरी बुक करनी चाहिए। या फिर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप क्या करें, थ्योरी पढ़ते ही सॉल्व करो, तो आगे जो मिस्टेक है वो तो पता चलेगी नहीं आपको। वो पता कैसे चलेगी, जब आप एक गैप के बाद सॉल्व करोगे बिना थ्योरी पढ़े। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा बिना बीच में क्या करा करो, जैसे 11th मान लीजिए आपकी आधी हो गई है, तो बीच में उठा लो मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी की एक्सरसाइज जो भी प्रीवियस ईयर वाली एक्सरसाइज है वो चालू कर दो एक बार बिना थ्योरी पढ़े। 60 में से आपके हो सकता है 40 क्वेश्चन ही सही हुए, और जो 20 क्वेश्चन गलत हुए ना, इसका मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे आपको फोकस करना है। तो आपको अपने आप मिल गया कि आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है। वरना अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आप सबको इक्वल वेटेज दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी वीकनेस क्या है। तो बीच में ये रियलिटी चेक करते रहा करो कि एक एक्सरसाइज उठा ली, एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर वाली, और सॉल्व करके देख ली। ऐसे 12th में आप कर लो कि एक दिन रात को एनसीईआरटी पढ़ ली, नेक्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आधा घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। देखो आपको ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, टाइम सबके पास ही कम मतलब उतना ही होता है, सब उसी में से बचाते हैं टाइम। तो आपको आधा घंटा बच रहा है। जैसे क्या होता है कि कोचिंग का टाइम होता है, आप सुबह उठे तो कोचिंग के टाइम से 2 घंटे पहले आपकी पढ़ाई बंद हो जाती है कि अब लंच करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। उस टाइम आप क्या करें, उस टाइम को एमसीक्यू अलॉट कर दें कि फिक्स हो गया, क्योंकि कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। क्योंकि कोई चैप्टर पढ़ने बैठते तो लगता है कि हो तो पाएगा नहीं, क्या करूँ चालू करके, जाने का टाइम हो जाएगा। तो ऐसा यूटिलाइज करें कि उस टाइम में आप एमसीक्यू डाल दीजिए कि फिक्स हो गया, 60 क्वेश्चन करने ही आधे घंटे में हो जाएंगे। तो क्या वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आपको पुराने टॉपिक भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ऐसे बीच में अपने टॉपिक्स को घुसाते रहिए। मतलब ऐसे आपको अपने लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ऐसे ही करो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट ये टिप्स है मेरी तरफ से कि ऐसे रिवाइज करते रहो बीच के अंदर। सही बात है भाई। देखिए नलिन ने कितना अच्छा बताया आपको कि 11th से लेकर के और 12th तक किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। ज़्यादा फोकस इसने किसने दिया, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उनमें एनसीईआरटी की बात किया
कितनी अच्छी बात इसने कही कि अगर आज आपने रात में थ्योरी पढ़ी तो तुरंत क्वेश्चन ना करो, और नहीं तो तुमको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये तो मुझे आ गया। लेकिन कल सुबह अगर आप करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा वास्तव में हम किन चीज़ों को भूल गए, और उन्हीं को तुम्हें स्ट्रांग करना है। या कभी आपने पढ़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, आपने 11th को कोई चैप्टर उठाया और एमसीक्यू डायरेक्ट किया, तो पता चलेगा कि हाँ कौन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं। और नहीं तो आप बार बार जब पढ़ेंगे ना तो टाइम लॉस होता है लास्ट के लिए। 12th में जाने के बाद आपको 11th और 12th दोनों को मेंटेन करना होता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा नलिन, लेकिन मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, सर हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है? मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को आप बताएं। जो सिली मिस्टेक की जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है वो यही होती है कि ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया जो हमको नहीं करना चाहिए था गलत, जो कि हमको आता था, हमारी नॉलेज के अंदर था, फिर भी हमने गलत कर दिया, वो सिली मिस्टेक है। जैसे कि ऑप्शन गलत पढ़ लिए, क्वेश्चन गलत पढ़ लिए, सिली मिस्टेक। बट क्या होता है, अगर जब प्रॉब्लम तब होती है जब आप सिली मिस्टेक को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करना चालू कर देते हैं कि वही, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपके 100 नंबर आ रहे हैं और आप खुद को बोल रहे हैं कि मेरी सिली मिस्टेक के कारण 100 नंबर आ रहे हैं। तो पहले तो आप उस गैप को कवर करो थ्योरी पढ़ के, और अब जहाँ पे आप सच्ची में सिली मिस्टेक्स का पॉइंट आ गया तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ थोड़ी बहुत। जैसे कि कैसे हो सकता है कि ऑप्शन, जैसे कि क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक है, जैसे हम मेंशन करते हैं करेक्ट इनकरेक्ट वाली मिस्टेक हो जाती है कि करेक्ट लिखा है, ट्रू फॉल्स कुछ है, हम पता होता है हमको ये सब, फिर भी क्या होता है कि हम तो क्या कर सकते हो आप पेपर के अंदर, या तो टीचर बताते हैं कि आप करेक्ट को अंडरलाइन कर लो, ध्यान रखो कि करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट करेगा तो बोल्ड में हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रहेगा कि इसको करना है। या फिर आप जब ऑप्शन स्टार्ट करें, मान लीजिए ABCD है, इनकरेक्ट पूछा है, A करेक्ट, B करेक्ट, C इनकरेक्ट, D करेक्ट, तो साथ साथ में लगाते जाओ तो दिख जाएगा कि 3 तो कॉमन ही हो गए, तो 4th वाला ही वो ऑप्शन भरना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसी आप टेक्निक्स डेवलप करो। ऑप्शन के अंदर क्या गलती हो सकती है कि चारों ऑप्शन नहीं पढ़े आपने, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लिया। हमारे साथ जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती थी वो ये होती थी कि ऑल ऑफ द फोर्थ ऑप्शन था, बोथ 1 and 2 फोर्थ ऑप्शन था, ये सब पढ़े ही नहीं हमने। फर्स्ट ऑप्शन देखा, सही लगा, टिक कर दिया। या फिर मैंने बताई थी फिजिक्स के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि यूनिट्स की मिस्टेक हो जाती है, मीटर में आंसर आया सेंटीमीटर में दे दिया। केमिस्ट्री में हो जाती है कि पूछा था POH आंसर दे दिया, तो आपने पूरा सही सब कुछ सही सॉल्व किया आपने सब कुछ, फिर भी आपने आंसर गलत कर दिया। तो ये मिस्टेक्स आपको सही करनी होती है। या फिर कि माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है कि माइनस साइन था वर्क के अंदर या प्लस साइन था, बहुत कॉमनली क्वेश्चन रिपीट होता है, ये वाली मिस्टेक्स हैं। अब इनको करेक्ट कैसे करना है? करेक्ट प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस एक तो हो गई, आप टाइमर लगा के घर पे सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करें, मतलब कि सारे क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश करो। और करेक्ट इनकरेक्ट वाली आदत बना लो कि करेक्ट को अंडरलाइन करना है या फिर ध्यान देना ही है करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा, फिर आपके धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी ये चीज़। अब कुछ मिस्टेक्स तो इनएविटेबल है, मतलब हो ही, मतलब आप एकदम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हो बट रिड्यूस कर सकते हो। अगर 5 क्वेश्चन गलत होंगे तो 2 क्वेश्चन गलत होंगे आपके प्रैक्टिस के कारण, पर ग्रेजुअल प्रोसेस है। और जैसे ओएमआर में बबलिंग मिस्टेक है, ये भी सिली मिस्टेक में माना जाएगा क्योंकि आपने सब कुछ सही सॉल्व किया फिर भी ओएमआर गलत भर दी। तो कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हो तो ध्यान रखो कि क्वेश्चन स्किप किया है, फिर ही आप बबल भरो। ऐसे कहीं पे डॉट लगा के छोड़ो मत, ऐसी चीज़ें जो बहुत बेसिक और कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको प्रैक्टिस से ही रिड्यूस किया जा सकता है। सिली मिस्टेक वो मिस्टेक है जो प्रैक्टिस से सही होएगी, कंसेप्चुअल या थियोरेटिकल मिस्टेक वो है जो बार बार रीड करने से सही होएगी। हाँ सही है। बच्चे अक्सर गलती जो बोलते हैं ना कि सर सिली मिस्टेक हो गई, क्या सिली मिस्टेक हुई सर? वो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा सही था, वो मैंने टिक कर दिया और नीचे तक मैं गया ही नहीं जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा करेक्ट, सेकंड पढ़ा इनकरेक्ट और करेक्ट पूछा गया, उसने क्या किया, उसने पहले पे टिक किया और काम करके आगे बढ़ गया। बिल्कुल सही नलिन ने कहा कि अक्सर गलतियां करेक्ट इनकरेक्ट पर होती हैं। और अभी नलिन ने एक चीज़ और बोला कि कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि तुझको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, A दिया गया, B दिया गया, C दिया गया, D दिया गया, और आपने क्या पूछा, क्या है वहाँ पे पूछा गया है करेक्ट। आपने क्या किया, A पढ़ा, आपको करेक्ट लगा, बिल्कुल सही करके आप चले आए। लेकिन ये आपने पढ़ा ही नहीं कि इनके नीचे 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट। और हमने क्या किया, हमने पहला पढ़ा और वहाँ पे A की जगह 1 में भर करके बबल चले आए। ये सारी बातों पे नलिन ने बहुत अच्छे से आपको बताया है। करेक्ट इनकरेक्ट का मैचिंग में हमें देखना पड़ेगा कि कौन किसके साथ जा रहा है। समझ में आया भाई?
गलतियां जो सिली मिस्टेक्स आप नाम देते हैं, बिल्कुल सही डिफ्रेंशिएट किया नलिन ने कि कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपको पता ही नहीं है और आप एक बहाना ले लेते हैं ये सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक उसे नहीं कहते हैं। सिली मिस्टेक तो वो है बेटा जो तुझे आ रही है और फिर भी तूने गलत कर दिया। अब जो आ रही है वो गलत हमें नहीं करना है। ये कैसे करेंगे बताया नलिन ने, प्रैक्टिस से करेंगे। हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। जैसे इसने बताया ये एकदम से नहीं खत्म होते हैं, धीरे 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 रिड्यूस होती हैं। ओके नलिन, बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम अपने जूनियर्स जो हैं उनकी चिंता करते हैं। आपने उनको बताया कि किस तरीके से वो अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं नलिन कि जितने लोग इसे सुनेंगे, जितने देखेंगे, वो सब आपको थैंक यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊं नलिन कि आज जिस कंडीशन में तुम सबको बता रहे हो, अगर लोगों ने तुमको पहले ही इस तरीके से बताया होता तो हो सकता है कि ये जो 701 लेकर के आप फर्स्ट रैंक पे आए, ये हो सकता है 720 लेकर के फर्स्ट रैंक पे आते। क्योंकि भाई फर्स्ट तो भाई, अब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर किसी और ने बताया होता तो हो सकता है तेरी रैंक सुधर जाती। अरे फर्स्ट से ऊपर कौन सी रैंक आएगी? लेकिन हाँ, मार्क्स हमारे बढ़ सकते थे। तो अब नलिन ने ये सोचा कि जो गलतियां हमसे हुई वो हमारे साथी जो पीछे आ रहे हैं वो गलती ना करें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नलिन जी, थैंक यू। और आपने अपना कीमती समय दिया, काफ़ी अच्छे से आपने बताया। और मैं आपको बताऊं, जैसे नलिन ने एक चीज़ बोला 11-12 के बच्चों के लिए कि एकदम से टारगेट ना बना लो कि मुझे टॉप कर जाना है। मैं आपको बताऊं, नलिन सामने बैठा हुआ है 11th में पेरेंट्स मीटिंग, और वहाँ पे मैंने बोला नलिन क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आता है। हमने बोला नलिन तू क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है? इसका जवाब क्या था पता है? सर क्यों मजाक करते हैं, सर क्यों मजाक करते हैं। लेकिन देखिए दिमाग में उसने बैठाला और फिर ये हुआ, चल ठीक कोई बात नहीं है। क्लास में कंपटीशन अच्छा था, एक माहौल था। ये भी कहता था सर कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं या हमारे साथी आ रहे हैं, बात एक है। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, 12 तक आते इसने क्या किया भाई, 1000 के अंदर, देन 100 के अंदर, देन 50 के अंदर, देन 20 के अंदर, देन 10 के अंदर, और एट लास्ट क्या हुआ, फर्स्ट रैंक पे। तो टारगेट तो आपको स्टेप वाइज बनाना पड़ेगा ना। मैं तो अगर आपको बताऊं तो मैं तो ये कहूँगा कि नलिन ने जिस तरीके से तैयारी की ना, इस पे तो एक मूवी बन जानी चाहिए भाई। आप सोचिए, मैं कहना चाहूँगा बच्चों से कि आज के समय जो बच्चे स्मार्टफोन लेकर के चलते हैं, नलिन की स्टोरी में बताऊं आपको कि नलिन जो है वो कीपैड वाला छोटा फ़ोन लेकर के चलता था, और बात करते करते अगर किसी से लड़ गया, गिर गया, तो उस फ़ोन के 3 टुकड़े होते थे। आप सबको पता है कि कौन से टुकड़े होते थे, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, एक बैटरी। जल्दी जल्दी उठा करके उसको लगाता था और उसके बाद फिर आगे निकल जाता था। किसी ने देखा तो नहीं? आप सोचिए ज़रा से, इस कंडीशन में रह करके इस बच्चे ने तैयारी की, और ऐसा नहीं है कि इसके पास था नहीं। इसने इंट्रो दिया कि मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, बड़ा भाई भी MBBS कंप्लीट कर चुका है। तो ऐसा नहीं था कि इसके पास था नहीं, इसलिए वो फ़ोन स्मार्ट नहीं यूज़ करता था। उसको ये पता था कि स्मार्टफोन अगर हम बहुत यूज़ करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। आज के समय सब भी ऑनलाइन चल रहा है, आपकी मजबूरी है करना, आपकी मजबूरी है। लेकिन जैसे ही ये ख़त्म हो, ऑफलाइन में आप कन्वर्ट होते हैं, देन आपको इससे हट करके बाहर निकलना है, तुरंत निकलना है। अपना टाइम अपन को किल नहीं करना है। तो नलिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बच्चों को समय दिया, और हमारी तरफ से मैं इन सभी की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपके इस केवल स्टेटमेंट से जो आज आपने इनको बताया है, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, और बहुत जल्दी ये आपको मौलाना में नज़र आएंगे और आप सीनियर बन करके इनका स्वागत करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।